इसलिए हम कहते हैं कि इंसान को ना जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो कोई हथियार, वो कोई घाव नहीं देता, वो हमेशा शब्द देते हैं। आजकल ना सिचुएशनशिप और हुकअप कल्चर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, फ्लिंग, ऐसे नए नए टर्म्स इजाद किए जा रहे हैं और उसके आड़ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। क्योंकि लड़कियों को हर किसी से अलग अलग चीज़ें पूरी करनी है। वो किसी एक इंसान को अपने पास रखती हैं दोस्त बना के कि अच्छा ये मेरे पूरे दिन का जो है दुखड़ा सुन लेगा। आई कैन टॉक डर्टी, आई कैन टॉक नॉनसेंस, आई कैन टॉक चाइल्डिश। एक को वो अपने साथ रखती हैं बिस्तर पे अच्छा होने के लिए, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, वहाँ प्यार नहीं है। एक को रखती हैं अपने पास में जहाँ उनकी वो नीड्स पूरी करता है लाइफस्टाइल की, उनके ब्रांडेड कपड़े, उनके आईफोन्स। कार्तिक, एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते में ना एक आदमी उम्मीद करता है औरत से कि उसको प्यार मिले, एक औरत उम्मीद करती है आदमी से कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो। बस इतना सा फर्क है। अगर अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, दोनों ही केसेस में उस इंसान से पहले बातें करो। उस इंसान से वो बातें करो जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। प्यार मोहब्बत की बातें शुरुआत में अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद तो लाइफ है ना। शादी से पहले जब हनीमून डिस्कस हो सकता है तो ये भी तो डिस्कस हो सकता है ना कि घर की जो चीजें हैं, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कौन निभाएगा। लड़कियों को नहीं समझ, लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें सुना जाए, लेकिन ये नहीं चाहती कि उन्हें समझाया जाए। रियलिटी में क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? नहीं, काफी बार ना नहीं कि मैं अपने एक्स से सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं हमारे बीच में, वो फीलिंग्स ओवर हो चुकी हैं। इट जस्ट लाइक ही इज अ गुड पर्सन, तो आई एम जस्ट मेंटेनिंग ए हेल्दी रिलेशन। ये सही है या गलत है? गलत है, पूरा गलत। आपको क्या, आप किसी इंसान के साथ प्यार करते हो, फिर आपको तीसरे इंसान की जरूरत क्या है? दोस्ती एक हद में होती है कार्तिक। जब तुमने प्यार किसी और से पूछ के नहीं किया तो अपने रिश्ते में किसी और की सलाह की जरूरत क्या है तुमको? मैं अपनी जिंदगी में जितने भी आदमियों से टकराई हूँ सब बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, मेरा पति आदि, वो एक्चुअल में मेरे लिए भगवान है। आई जस्ट लव हिम फॉर द वे ही इज। कि इन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया। अच्छा, ये स्टोरी इंस्टा से शुरू हुई थी? We have an Instagram relationship. He DM'd me, thankful that you are in my life. Please say yes. बुलाओ उसको बॉम्बे से, हम मिलेंगे और हमारी बेटी का पीछा छोड़। Everything that happens in a middle class family, सब कुछ हुआ। वायलेंस से लेके अब्यूज से लेके सब कुछ हुआ। इनके पापा ने बोला देखो भाई, मेरा लड़का राजी आपकी बेटी को पसंद करता है, आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है। कल को ये लेके भाग गया, मेरे पास मत आना, सबको गोली मार दूंगा। मैं ना शादी के बाद सिर्फ हस्बैंड के साथ रहूंगी, इन-लॉज के साथ नहीं रहूंगी। अगर कोई लड़की ये बात बोल रही है ना, तो पहली बात तो उस लड़की से शादी मत करो। बच्चा नहीं हुआ, छोड़ दो। मैं बोल रही हूँ बात, छोड़ दो। क्यों नहीं रह सकता माँ बाप के साथ में? प्रॉब्लम क्या है? कि जब लड़की ज्यादा कमाने लग जाती है, लड़की का स्टेटस फाइनेंशियली ऊपर चला जाता है मेल से, तो वो अपने से लो स्टेटस के मेल को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लड़कियों को शर्म आती है, लेकिन वो मैडम जिसके खुद की भी प्रॉपर्टी है, बाप का घर भी है, सब कुछ है, उस मैडम को आधी प्रॉपर्टी चाहिए। 50 लाख 1 करोड़ रुपए तो ऐसे मुंह खोल के मांगते हैं मेंटेनेंस और एलिमनी में, जैसे उनका बाप और उनके दादा यहाँ पे छोड़ के गए थे उस बेटे के पास में। 2 साल के बच्चे का नाम है। यहाँ से लड़कियाँ खत्म हो चुकी हैं और हमारा जो कानून है वो अपाहिज हो चुका है। मेरा सपना पूरा हो गया तुम सबको थाने में लाके खड़े करने का। मेरे खुद के ऊपर 3 केसेस चल रहे हैं, सेम फेक डाउरी, फेक डोमेस्टिक वायलेंस। आई एम नॉट द पर्सन हु इज डूइंग दीज थिंग्स फॉर द कंटेंट के नाम पे जो चीज़ परोसी जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और ये लड़कियों में क्यों आ रहा है, ये साइकोलॉजी समझनी जरूरी है। व्यूज मिल रहे ना, जो सिर्फ हिप्स दिखा के नाच रही है। हेलो एंड वेलकम टू द शो डिकोडिंग विद कार्तिक। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि टॉपिक रिलेशनशिप के अराउंड है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही प्यारे इंसान हैं, लवली शर्मा, जो कि एक पोएट हैं, एक राइटर हैं, और उनकी जो रिश्ते के ऊपर समझ है या जो बातें वो लाखों लोगों को बहुत रास आती हैं। आज का जो पॉडकास्ट है ये उन लोगों के लिए है जो सच को सुनना चाहते हैं और उसको एक सही समझ के साथ देख सकते हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में कई जगह पर ओपिनियंस आएंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जो वाकई अपने रिश्ते में या किसी भी चीज़ में गलत कर रहे हैं। ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट आई गारंटी यू वन थिंग
कि पॉडकास्ट को एंड तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। नमस्कार अमक्का, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ कार्तिक, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो स्टार्ट करना चाहूँगा थोड़ा सा राइटिंग के बारे में समझने के लिए कि आपको कब पता चला, मतलब बचपन में मैंने भी एक दो लाइन ऐसे ही लिखी हैं, बट कभी भी ये फील नहीं आई कि हाँ इसको मैं अपना करियर बना सकता हूँ या बहुत डीपली उसमें जाऊँ। तो वो मोमेंट लाइफ में कब आया था कि यार मुझे पोइट बनना है या शायरी लिखना पसंद है या और भी कुछ चीज़ लिखना पसंद है? आई थिंक स्टार्टिंग मैंने लिखने से नहीं की थी, मैंने पढ़ने से की थी। मैं शुरुआत में पढ़ती बहुत थी और मुझे शायरियाँ पढ़ना और जो ट्रक के पीछे भी लिखी होती थी, मुझे वो बड़ी क्यूट लगती थी। मतलब अगर मैं सबसे पहले जो मैंने जिसको देख के मेरे को ऐसा लगा था यार ये क्या लिख दिया, मतलब कितना रिलेटेबल लिख दिया, वो था मैंने एक ऑटो के पीछे पढ़ा था कि हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। एंड मैं 7th 8th क्लास में थी आई थिंक। मैंने वो पढ़ा, मैं चुपचाप अपने स्कूल से वापस आ रही थी ऑब्वियसली। मैंने जैसे ही ऑटो क्रॉस किया, ऑटो स्टैंडिंग पोजीशन में था, मैंने क्रॉस किया और मैं हंसने लग गई। मतलब मैं क्यों हंस रही हूँ? तो मुझे लगा यार लिखने का इम्पैक्ट होता है बिकॉज वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छाप छोड़ता है। फिर मैं और चीज़ें पढ़ने लग गई, मैं एक्चुअल शायरियाँ, एक्चुअल किताबें, नॉवेल्स ये पढ़ने लग गई। और मेरे घर में शुरू से पढ़ने का बहुत शौक था बिकॉज मेरे पापा नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। तो वो एक रीडिंग का जो होता है ना पैटर्न और रीडिंग का इंटरेस्ट वहाँ से आया। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने गाने सुनना स्टार्ट किया। हम सबसे पहले गाने सुनते हैं और हम उस ज़माने के हैं जहाँ पे ब्लूटूथ चलता था। हम songspk.com और पागल MP3 यहाँ से सॉन्ग्स डाउनलोड करते थे। हमको पता होता था कि कौन सा गाना कब आया है और एक ही गाना हम पूरा महीना रिपीट पे सुनते थे। तो वहाँ पे मैं लिरिक्स लिखती थी। मतलब मैं एक गाना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर था छोटा सा, मैंने उसमें गाना चलाया एंड वो गाने की एक लाइन चलाई, पॉज कर दिया। पेन ड्राइव से चलाते थे हम लोग, पेन ड्राइव में भरवा के लेके आते थे उस साइबर कैफे से। तो वहाँ एक लाइन चलाती थी, फिर लिख देती थी, फिर उसके आगे की लाइन चलाती थी, फिर लिख देती थी, फिर उसको बैक करती थी अगर लाइन मिस हो जाए तो। वहाँ से ना मेरे को वो इंटरेस्ट आया कि यार ये लिरिक्स कितने डीप होते हैं। मतलब गाना क्या है? गाना एक पोइट्री तो है जिसको बस सुर में गाया जाता है। इट इज़ अ पोएम ओनली। तो वहाँ से मेरे को जो था ना इंटरेस्ट आया लिखने को लेके। डेप्थ ऑफ वर्ड्स मेरे को समझ में आई कि कई शब्द आपकी ज़िंदगी में ना आपके अंदर घर कर जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इंसान को ना जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है वो कोई हथियार, वो कोई घाव नहीं देता, वो हमेशा शब्द देते हैं। आपको लोगों की बातें ही बुरी लगती हैं और लोगों की बातें ही अच्छी लगती हैं। वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया, फिर थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट किया। 2 लाइनर्स लिखा, कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया, बिकॉज ओरिजिनल तो ऑब्वियसली वो एकदम से नहीं आते हैं। के साथ आता है। टाइम के साथ डेवलप होता है, स्किल्स डेवलप होती है, आप सीखते हैं, आप हर चीज़ सीखते हैं। बस वहीं से हुआ। ओके, तो ऑथेंटिसिटी की बात आई तो आजकल ना सिचुएशनशिप और हुकअप कल्चर, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, फ्लिंग, ऐसे नए नए टर्म्स इजाद किए जा रहे हैं और उसकी आड़ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मतलब पहले जो रिलेशनशिप होते थे बहुत प्योर होते थे, मैक्सिमम रिलेशनशिप। अब उसका जस्ट एक उल्टा हो गया है कि मैक्सिमम में कहीं ना कहीं चीटिंग है या कुछ इस तरीके की चीज़ है। तो ये एक सडन राइज जो आया है, ये क्यों आया है? इसके पीछे मतलब लॉजिक क्या है? यार देखो, सडन राइज नहीं है, चीज़ें पहले होती थी। अफेयर्स पहले होते थे, बिल्कुल। एक को रख के दूसरा बैकअप में रखा जाता था, डीएम्स पेंडिंग में छोड़े जाते थे, हर किसी के पास ऑप्शन था, नाम अभी दिया गया है। तो इट इज़ नॉट द न्यू थिंग जो लोग कर रहे हैं। धोखे पहले भी होते थे, धोखे आज भी हो रहे हैं, पर वो रेशियो पहले बहुत कम था। फर्क ये है कि पहले हम जब रिश्ते बनाते थे तो निभाने के लिए बनाते थे। अब जब हम रिश्ता बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती है बैक ऑफ द माइंड में, ये नहीं चला तो क्या, आई शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन। ये मेरी नहीं समझ रहा है तो मुझे तो दूसरा चाहिए। एंड देन कुछ लड़कियां ये बोलती हैं कि अरे मतलब एक चीज़ अगर आप ये कहो कि द्रौपदी को भी एक इंसान में नहीं मिली तो मेरे को तो ऑब्वियसली 5 के पास जाना पड़ेगा ना। ये स्टेटमेंट आते हैं क्योंकि लड़कियों को हर किसी से अलग अलग चीज़ें पूरी करनी है। वो किसी एक इंसान को अपने पास रखते हैं दोस्त बना के कि अच्छा ये मेरे पूरे दिन का जो है दुखड़ा सुन लेगा, इससे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। आई कैन टॉक डर्टी, आई कैन टॉक नॉनसेंस, आई कैन टॉक चाइल्डिश, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक को वो अपने साथ रखती हैं
बिस्तर पे अच्छा होने के लिए, मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। वहाँ प्यार नहीं है। एक को रखती हैं अपने पास में जहाँ उनकी वो नीड्स पूरी करता है लाइफस्टाइल की, उनके ब्रांडेड कपड़े, उनके आईफोन्स, उनके गिफ्ट्स, उनके लिए रोजेस लेके आना, उनके लिए डिनर्स अरेंज करना, उनको सरप्राइजेस देना, यॉट बुक करना। तो फिजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल नीड्स यही होते हैं 3 इंसान के। उनके लिए लोगों ने अब अलग अलग रखना स्टार्ट कर दिया। पहले हम एक में सब कुछ ढूंढते थे, पहले हम एक इंसान में अपना प्यार ढूंढते थे। अब प्यार नहीं होता, बाकी हम सब कुछ ढूंढ लेते हैं इंसान के अंदर। काफी डीप था ये। मतलब मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि फीमेल्स में कंपेयर करने का जो एक होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी लड़की के 2-3 पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं, नॉट लाइक कि एक साथ, अलग अलग भी अगर रहे हैं टाइम पीरियड पे, तो कहीं ना वो कंपैरिजन आता है हर बार कि उसमें ये अच्छा था, उसमें ये अच्छा था, उसमें ये अच्छा था। तो ये बात सच है, क्योंकि मेल्स में शायद ये नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। यार आदमियों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बैठ के ये सोचे कि यार उसने मेरे से अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, वो मेरे से अच्छा क्यों दिख रहा है, उसके बाल कैसे सेट हैं, वो क्या पहन के जा रहा है, वो क्या पढ़ाई कर रहा है। आदमियों का सिर्फ एक सिंपल सीधा मोटिव है, मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपना घर चलाना है, मुझे अपने एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई फैमिली, दैट्स इट। उनका सिंपल मोटिव है जिंदगी का। औरतों को अगर एक लड़की ने कोई ड्रेस पहनी है और वो सेम तरीके की ड्रेस, बीट कलर चेंज हो सकता है या फिर कलर भी सेम हो गया, दूसरी लड़की वहां पार्टी में पहन के आ जाए या कोई इवेंट में पहन के आ जाए, वो इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको एम्बैरेस फील होने लगता है। एक लड़की दूसरी लड़की को गुजरती है ऊपर से नीचे तक देखती है कि इसने क्या पहना है, कैसे बाल है, क्या इयररिंग्स है, क्या हील्स है। टाइम है ना कंपैरिजन करने का। ये तो लाइफ की बात हो गई। तो अगर इतनी छोटी से छोटी चीजों को लेके लड़कियां कंपैरिजन कर रही हैं, तो वो तो फिर भी रिलेशनशिप का मामला है, वहां तो आएगा ही आएगा। तो चाहे कितना ही मना किया जाए, बट ये सच है, वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं होता है। कार्तिक, एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते में ना एक आदमी उम्मीद करता है औरत से कि उसको प्यार मिले, एक औरत उम्मीद करती है आदमी से कि उसकी जरूरतें पूरी हो। बस इतना सा फर्क है। ओके। तो जब एक रिश्ता खत्म होता है, टूटता है किसी भी रीजन से, उसके बाद ना एक बहुत वॉइड आ जाता है लाइफ में, एक बहुत ही अलग सा जोन आता है डिप्रेशन का, टेंशन का। मैक्सिमम लोग ना लिखने में अच्छे नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे पोएट, दूसरे कवियों के शब्दों में ना अपना वो दर्द महसूस करते हैं, रिलेट कर पाते हैं। पता है कार्तिक, खालीपन रिश्ते में आता है अगर आपने वो रिश्ता ना बहुत सच्चे दिल से निभाया हो। अगर आप रिश्ते में हो तो आपको वो खोखलापन महसूस होगा कि मैंने क्या खोया है, आपको वो गिल्ट भी महसूस होगा, आपको सब कुछ आएगा कि यार क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। और हर इंसान को मतलब पता होता है अपनी जिंदगी में कि वो रिश्ता क्यों टूटा है, उसकी क्या गलती थी। कार्तिक, मेरा नहीं है लेकिन नसीर साहब का एक शेर है कि मिलने की तरह वो मुझसे पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। खालीपन रहेगा क्योंकि आपकी तकदीर में शायद वो साथ लिखा ही नहीं था, या फिर जो इंसान आपके साथ था वो साथ रहना नहीं चाहता था। ये सब तकदीर और वक्त का खेल है। जैसे अब बहुत ज्यादा ब्रेकअप्स वगैरह हो रहे हैं, और सिर्फ ब्रेकअप नहीं, शादी के बाद भी बहुत ज्यादा सेपरेशन रेट है जो काफी बढ़ गया है। तो इसमें ना मतलब एक इंसान कैसे परखे, अब जो देखो लव रिलेशनशिप में है, जिनकी लेट अस सपोज लव मैरिज या कुछ ऐसा है, तो वो तो काफी कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में, और एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन होता है आपका। उसके बाद भी अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो शायद आपने अच्छे से नहीं देखा। बट अरेंज मैरिज में लोग बहुत घबराने लगे हैं, क्योंकि एक अनजान इंसान होता है, और उस 10 मिनट की मीटिंग में, उस आधे घंटे की एक मीटिंग में सब अपने बेस्ट पे होते हैं, है ना, कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी होंगे और सारी चीजें होंगी। तो ऐसे में एक लड़का एक लड़की को कैसे परखे, या एक लड़की एक लड़के को कैसे परखे? यार सबसे पहले तो ना मैं एक बात कहूंगी, शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। पहले के ज़माने में चल जाता था कि आपने किसी इंसान को देखा नहीं और आप उसके साथ ताउम्र ज़िंदगी निभा लो,
क्योंकि पहले के ज़माने में एक इंसान बाहर कमाने जाता था और एक इंसान का काम होता था गृहस्थी संभालना। वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे आप अगर महाराष्ट्र साइड में जाओगे तो वहाँ पे औरतें बाहर जाती हैं मच्छियाँ बेचने के लिए, आदमी बाहर जाते हैं मच्छी पकड़ने के लिए। तो काम बटा हुआ है, बोथ आर वर्किंग, लेकिन उन्होंने अपने घर का काम भी बांटा हुआ है। अगर आप हमारे यहाँ पे जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे देखें तो औरतें जो थी वो घर संभालती थी, आदमी बाहर खेती करता था। लेकिन अगर वो खेती कर रहा है तो औरतों ने घर में जानवर भी पाले हुए हैं, गाय भैंस भी पाली हुई है, तो वो भी वो काम कर रहे हैं, मतलब डेयरी का भी वो काम कर रहे हैं, उनको खिलाना पिलाना सब काम कर रहे हैं। तो पहले चल जाता था कि आपने किसी इंसान को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं और आप उसके साथ शादी जैसे बंधन में बंध गए हो। लेकिन आज का ज़माना बहुत अलग है। आपको देखना पड़ेगा कि आप उनसे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी, आप अपना बुढ़ापा जी सकते हो या नहीं जी सकते हो। क्योंकि दुनिया में इतनी टेंशन है यार, दुनिया आपको बैठी हुई है डिमोटिवेट करने के लिए, आपको कंपटीशन में लाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। और अगर उस टेंशन में जहाँ पे दुनिया आपको लगी पड़ी है एक रेस में हराने के लिए, अगर घर में कंपटीशन और रेस लग जाती है ना, तो बहुत बुरा होता है। तो जानो पहले, अगर अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, दोनों ही केसेस में उस इंसान से पहले बातें करो। उस इंसान से वो बातें करो जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। प्यार मोहब्बत की बातें शुरुआत में अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद तो लाइफ है ना। आप घर के खर्चे के बारे में बात करो, घर के एक्सपेंसेस के बारे में बात करो, इंश्योरेंसेस के बारे में बात करो। माँ बाप को देखा है ना करते हुए, बिल्स भरते हुए, उसके बारे में बात करो। काम बांटो कि कौन क्या करेगा। शादी से पहले जब हनीमून डिस्कस हो सकता है, तो ये भी तो डिस्कस हो सकता है ना कि घर की जो चीज़ें हैं, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो कौन निभाएगा, पेपर वर्क कौन देखेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन देखेगा। इस बारे में डिस्कशन हो सकता है ना। आपको उस इंसान की ओपिनियन और पर्सपेक्टिव दोनों देखने चाहिए। वो इंसान जब आपके साथ एक कमरे के अंदर है तब वो कैसा है, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। जब वो आपसे बाहर मिल रहा है तो वो ऑब्वियसली बहुत डेकोरेटेड, बहुत सजा हुआ होगा। बट जब आप शादी करके एक इंसान के साथ रहते हो तो वो ऑब्वियसली अंडरगारमेंट्स में ही घूमेगा। वहाँ पे आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो अपने मतलब शर्ट टक इन करके एकदम बाल सेट करके स्प्रे मार के आपके साथ परफ्यूम लगा के घर में रोम अराउंड कर रहा है। देखो कि आप क्या झेल सकते हो और क्या नहीं झेल सकते हो। देयर आर सर्टेन पीपल इन लाइफ जिनको होता है कि यार मेरे को एकदम ओसीडी है, मैं नहीं देख सकता हूँ अनऑर्गेनाइज चीज़ें। एंड इट कैन बी पॉसिबल कि दूसरा पार्टनर जो है बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो, तो बात करो ना उस बारे में। अगर आपको शादी करनी है तो शादी इज लाइफ, तो आपके जो लाइफ को देखने के और जीने को जो फिलॉसफीज हैं, जो नजरिए हैं, उनके बारे में बात करो। क्योंकि अगर आप इस बारे में बात नहीं कर रहे हो, शादी भी ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होते ना कि पेरेंट्स ने आज मिलवाया और कल रात को ही शादी हो जाएगी। आपको एक कोर्टशिप मिलता है कि आप बैठ के बात करोगे, एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज होते हैं, आप मिलते भी हो, एक दो बार भी मिलते हो, चाहे फैमिली के साथ मिलो चाहे अकेले मिलो, डजेंट मैटर। बट आप बात क्या कर रहे हो वो देखो। अगर वो इंसान आपको आपके डार्केस्ट पॉइंट्स पे आके ये कहता है कि नहीं ठीक है, बाहर अंधेरा होगा लेकिन तुम अपने दिल में उजाले रखो, तो वो इंसान सही है। अगर वो इंसान आपके पूरे दिन की थकान सुनने को तैयार है, कि लड़की के लिए भी मायने रखता है और लड़के के लिए भी मायने रखता है, तो वो इंसान सही है। लड़कियां चाहती हैं कि वो सुने आदमी की आज ये हुआ आज वो हुआ, क्योंकि लड़कियां बहुत ओवर एक्सप्रेसिव होती हैं। लड़कियों का काम सिर्फ जबान से चलता है, उनके सारे इमोशंस उनकी बॉडी से वर्ड्स के थ्रू फ्लो होती है। आदमी वर्क के थ्रू फ्लो करता है। आपने बोला भूख लगी है, वो खाना ला के देगा, वो क्रेविंग्स पे नहीं जाएगा। आपको मन होगा कि आपको कहीं बाहर जाना है, वो बाहर लेके जाएगा। आपका मन है डिनर करने का, वो डिनर पर लेके जाएगा। लेकिन आपको डिनर में क्या एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, आपको कौन सा फूड ट्राई करना है, कौन सा कुजीन ट्राई करना है, यू हैव टू टेल हिम। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता है, उसका नहीं इतना दिमाग चलता। वो बहुत सीधा सिंपल आदमी है जिसको आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको सरप्राइजेस चाहिए तो साथ में बैठ के प्लान करो, उसको बताओ कि मेरे को ये सरप्राइज चाहिए। वो कब देगा वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो वो बताओ ना। बिकॉज योर हस्बैंड, योर पार्टनर इज नॉट योर थेरेपिस्ट। वो मैजिशियन नहीं है जो आपके मन की सारी बातें समझ के एकदम ही अप्लाई कर देगा, या फिर आपके सारे
डार्क टाइम्स में वो आपको आके कंसोल कर देगा और वो बोलेगा कि हाँ सब ठीक है। ही इज नॉट अ साइकेट्रिस्ट, ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। तो आदमी को आदमी समझा जाए तो बेहतर है। हर तरीके से बात करो। आप ये देखो कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा सिचुएशन आए कि किसी एक की बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब हो जाती है, तो वो दूसरा इंसान आपका साथ देगा या नहीं देगा। आप ये देखो कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपके पास बिल्कुल फाइनेंसेस नहीं है, प्रॉपर्टी चलेगी, पैसा चला गया, गाड़ी चला गया, घर चला गया, सब कुछ चला गया, एक दूसरे के साथ रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, क्योंकि उस वक्त आपको पता लगेगा कि वो उस रिश्ते में मायने क्या रखता है, प्यार या जायदाद। अब ये चीज ना जो आपने अभी बोली है काफी रिलेटेबल भी है। जैसे मेरे ना काफी दोस्तों की अभी शादी हुई है पिछले 2-3 साल में, तो काफी बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ होता क्या है कि लड़कियां जैसे आपने बताया बहुत ज्यादा जबान से चलती हैं, तो कोई आके एक प्रॉब्लम बताने लगेंगी कि आज ऐसे हुआ। अब मेल्स के साथ क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुद्दे पर आओ सीधा। मुद्दे पे आओ। अब वाइफ ने या गर्लफ्रेंड ने आके प्रॉब्लम बताई कि आज ऐसा 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 हुआ, अब उसका क्या दिमाग तुरंत काम करेगा, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अब वो सॉल्यूशन देगा। अब मैंने ये लाइव देखा है कि उसने सॉल्यूशन दिया और वाइफ गुस्से में चली गई। और इसको मैंने बाद में रिलेट उस चीज से किया कि इंस्टाग्राम पे ना ऐसी बहुत सारी रील्स चल रही हैं जिनमें आजकल ये बोला जाता है कि मैं अपने पार्टनर के पास गई हूं तो मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम मुझे सॉल्यूशन दो, मुझे ये चाहिए तुम मुझे सुनो। तो मुझे समझ ही नहीं आता इस चीज में। अब लड़के ना कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई सुनना ही है सिर्फ या सॉल्यूशन देना है, क्योंकि हमारी तो जो मतलब एक बोलते हैं ना ट्यूनिंग सेट है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। यार आदमियों का जो ब्रेन वायरिंग होता है ना, हाँ। वो ये बोलता है दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ सोल्यूशन, हम्म। ये चाहिए ये मिलेगा, हम्म। टक 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 टक, वो स्ट्रेट चलते हैं सीधा। बिल्कुल। औरतों की जो दिमाग की वायरिंग है ना, वो बहुत उलझी हुई है। काफी वायर्स तो अनप्लग्ड है, मैं तो बोलती हूँ सीधा। उनको लड़कियों को नहीं समझ, लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें सुना जाए, लेकिन ये नहीं चाहती कि उन्हें समझाया जाए। वो चाहती हैं कि उन्हें समझा जाए, लेकिन ये नहीं चाहती कि वो इंसान आके अपनी बात रख दे। कंफ्यूज रहती हैं वो। आपको बताना है कि आज ये हुआ, ये हुआ, ये कहानी थी, वो कहानी थी, ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार, आपको सब बताना है। मोटिव क्या है, मुद्दा क्या है? अगर आप कोई चीज सर्टन वे में फील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी भी आदत है, मैं भी लड़की हूं, मैं बताती हूँ आदि को कि आज इसका फोन आया, वो ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था। आदि इज लाइक ठीक है, छोड़ दो, रहने दो, मत करो, अगर बुरा लग रहा तो मत करो। उन्होंने तुरंत सोल्यूशन दिया, आदमी तुरंत सोल्यूशन देगा। अब मैं क्या बोलूँगी, यार तुमने मुझे सोल्यूशन क्यों दिया, तुमने मेरी बात, उसको कहानी थोड़ी सुननी है। मेरे इनर माइंड को सोल्यूशन चाहिए ना, कि अगर मेरे को कोई चीज परेशान कर रही है, किसी ने मुझसे कुछ सर्टेन वे में कोई बात बोल दी है, तो मुझे सिर्फ उसने क्या बोला उस पर वर्क नहीं करना है, उस बात को लेके घुमाना नहीं है अपने दिमाग में। उसने जो बोल दिया उसको कैसे लेना है वो आदमी बताता है। औरतों का दिमाग बड़ा चलता है कि सत्संग में ये बात हुई, लड़कियां ये चुगली कर रही हैं, गॉसिप ये चल रहा है, बहुत सारी बातें। उनका दिमाग चलता है सिर्फ किसने क्या कह दिया, किसने क्या पहन लिया, किसने क्या कर दिया। और आदमियों का दिमाग चलता है कि ठीक है, अगर उसने ये कहा है तो उससे दूर हो जाओ। उसने ये कहा है तो हो सकता है मोटिव ये हो कि तुम्हें परेशान ना करना चाहता हो, तुम्हें समझाना चाहता हो। उसके शायद जबान रूड हो सकती है, लेकिन उसका इंटेंट बुरा नहीं होगा। वो आपको समझाएगा, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म देख रहा है ना। वरना आप बार बार लेके एक ही कहानी को लेके आओगे, रिपीट करोगे, वो सीधा बोलेगा ना अच्छा इसको हटाओ, आगे बढ़ो। काफी रिश्ते आज के दिन एक थर्ड पर्सन की वजह से खराब हो रहे हैं, है ना। चाहे वो रिश्ता रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे वो शादी के बाद हो। तो रियलिटी में क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? क्योंकि नहीं काफी बार ना, नहीं नहीं, ओके, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि ये बोला जाता है कि ये मेरा जस्ट फ्रेंड है ना, कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। या फिर इसी का एक दूसरा वर्जन आता है कि मैं अपने एक्स से सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं हमारे बीच में, वो फीलिंग्स ओवर हो चुकी हैं, इट जस्ट लाइक ही इज अ गुड पर्सन, तो आई एम जस्ट मेंटेनिंग ए हेल्दी रिलेशन। ये सही है या गलत है? गलत है, पूरा गलत। आपको क्या आप किसी इंसान के साथ प्यार करते हो, फिर आपको तीसरे इंसान की जरूरत क्या है? दोस्ती एक हद में होती है कार्तिक, दोस्ती की एक सीमा होती है।
आप अगर किस तरीके से वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ बिस्तर पे जा रहे हो, किस तरीके से आप कपड़े पहन रहे हो, अगर वो सारी चीज़ें तीसरे पार्टनर के साथ डिस्कस हो रही है ना, दोस्तों के साथ डिस्कस हो रही है, चाहे वो लड़की दोस्त हो चाहे वो लड़का दोस्त हो, वो गलत है। बिकॉज आप अपने रिलेशनशिप खोल के रख रहे हो ना। आप एक रिश्ते में हो तो वो प्राइवेसी डिमांड करती है और डिजर्व करती है। आप क्यों बता रहे हो कि उस इंसान ने आपसे क्या कहा, आपके पार्टनर ने? आपको कोई चीज़ बहुत बुरी लगे तो अपने पार्टनर से जाके बात करो। अगर एक लड़के ने आपसे कोई बात बोल दी है, कोई बहुत रूडली बिहेव कर लिया है, तो उसी से जाके बोलो कि मेरे को ये बात बुरी लगी है, आज से ऐसे मत बात करना मुझसे, या फिर मुझे हर्ट हुआ है, प्लीज़ अगली बार इस टोन में मत बात करना बिकॉज मैं डिसरिस्पेक्टेड फील कर रही थी। उस इंसान को जाके बोलोगे जिसने वो करा है तो वो उस पर काम करेगा, वो उसको सॉल्व करेगा। दूसरे इंसान के पास जाओगी सल्यूशन के लिए तो सल्यूशन नहीं होगा, मैनिपुलेशन होगा। बिकॉज दोस्त क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ में, वो ऐसे नहीं कर सकता, वो होता कौन है तेरे साथ ऐसे बोलने वाला, उसकी हिम्मत कैसे हुई। दिस इज द मैनिपुलेशन ना। वन साइड ऑफ स्टोरी सुन के वो कुछ ना कुछ। जब तुमने प्यार किसी और से पूछ के नहीं किया तो अपने रिश्ते में किसी और की सलाह की जरूरत क्या है तुमको। और ये जो जस्ट फ्रेंड वाला बात होता है ना, मैंने इसीलिए एक दोस्ती की सीमा की बात कही है। एक हद होती है दोस्ती की, हमेशा एक हद होती है। अगर लड़की अपने एक्स से बात कर रही है या किसी फ्रेंड से बात कर रही है, मैं शादीशुदा हूं, मुझे पता है आदमी क्या सोचता है। एक आदमी को एक औरत से ज्यादा पता है कि दूसरा आदमी क्या सोचता है। एक लड़के को पता होता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड का कोई दोस्त है, मेल कलीग है, फ्रेंड है, एनीवन, वो उसको किस नज़र से देख रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बिकॉज एट द एंड है तो वो भी लड़का ही ना, बॉडी फंक्शन तो सेम ही काम कर रही है। तो बॉयफ्रेंड क्या करेगा, लड़की को सुझाव देगा कि उससे दूर रहो, मुझे उसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे हैं। बट लड़की क्या बोलेगी, तुम मेरे कैरेक्टर पे बात उठा रहे हो, तुम मेरी दोस्ती पे सवाल उठा रहे हो, तुम होते कौन हो, मेरे लिए तो वो दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम वो चीज नहीं देख पा रही हो जो तुम्हारा पार्टनर देख रहा है। और अगर वो तुमको आगाह कर रहा है कि वो जो इंसान है तुम्हारे लिए गलत सोच रखता है या कभी कुछ गलत हो सकता है, तुम्हारा हक ये बनता है, तुम्हारा फर्ज ये बनता है एज अ राइट पार्टनर कि तुम ये बोलो कि अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो मैंने ना नोटिस की हो, तुमने नोटिस की हो, बैकग्राउंड स्टोरी में नोटिस की हो, मैं ध्यान रखूंगी। एकदम से कट ऑफ नहीं करती हूँ तो थोड़ा डिस्टेंस बना सकती हूँ, मैं देखती हूँ। आपको क्यों खाई में गिरकर ही जानना है कि दर्द कैसा होता है? आप पहले भी तो थोड़ा सा पीछे हट सकते हो ना। आपको सीनरी पसंद आ रही है, आपको नज़ारे पसंद आ रहे हैं, लेकिन आपको नज़ारे देखने के लिए एकदम ही टिप पॉइंट पे जाके देखना है कि ओहो हो झरना कैसा दिख रहा है, खाई कैसे दिख रही है, तो गिरोगे ना। दो कदम पहले समझ जाओ, पहले संभल जाओ, फिर आके बोलते हो कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। लड़के ने तो पहले बोल दिया था। लड़के गलत नहीं होते। अगर लड़का किसी लड़की को रोक रहा है ना कि तुम उस लड़के से बात मत करो, तो बहनों प्लीज मत करो, बिकॉज वो समझता है कि दूसरा लड़का क्या चाहता है। ये बात आपने बहुत सही बोली है। क्योंकि एक लड़का ना बचपन से, जैसे लड़कियों में नहीं होता कि एक दूसरी लड़की को बहुत अच्छे से समझते हैं, सिस्टर टॉक, बेस्टी टॉक, तो लड़के एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं कि बैकग्राउंड में क्या बातें होती हैं जब चार लड़के बैठते हैं। ऑब्वियसली। और एक लड़कियां जब आपस में बैठेंगी ना, लड़कियां सिर्फ किटी पार्टी वाली बातें करेंगी। ओ लुक एट माय नेल्स, लुक एट माय मेकअप, आई गॉट दिस फ्रॉम हियर, आई गॉट, दैट्स इट। लड़के क्या बात करते हैं? बहन माँ गाली सब देंगे, करियर की बात करेंगे, कंपनी की बात करेंगे, हर तरीके की बात करेंगे। उन्होंने फोन में क्या देखा है, हिस्ट्री क्या थी, सब सब बात करेंगे। बिकॉज लड़कों का, हम बोलते हैं ना कि यार लड़के कैसे हैं, इनको मतलब बायोलॉजी की भी नॉलेज है, इनको ज्योग्राफी की भी नॉलेज है, इनको पॉलिटिकल भी नॉलेज है, उनको सब नॉलेज है। बिकॉज लड़कों ने सब नॉलेज गेन करने पे ध्यान दिया, उन्होंने सब देखा कि अच्छा इसमें ये काम आता है, मैं देख लेता हूँ, इसमें ये काम आता है। वो हर जगह अटेंटिव थे बिकॉज वो प्रॉब्लम सॉल्वर थे। और लड़कियां सिर्फ यही देख रही थी कि सेल कहाँ लग रही है। ओके जैसे अभी हमने रिलेशनशिप वगैरह की काफी बात की, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में लवली शर्मा कैसी हैं? मतलब आपका रिश्ता, जैसे आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप था जो कि आगे शादी में आपने तब्दील किया, है ना?
तो हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है ना? पेरेंट्स इन लॉ के साथ कैसा है? फैमिली में और लोग भी होंगे तो उनके साथ कैसा है? सबसे पहले तो आदि की बात करते हैं, बिकॉज यार मैं इस बात पे बहुत यकीन रखती हूँ कि जब आप उस इंसान के साथ होते हो ना जिससे आपका दिल तहे एकदम अंदर तक मोहब्बत करता है, मैं फील कर सकता हूँ तो आपके चेहरे से। जिससे आप मोहब्बत करते हो, आपका दिल मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता है, और वो इंसान आपके साथ हो तो आप अलग तरीके से ग्लो करते हो। आपके अंदर एक नूर होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। आपको लगता है कि यार मुझे जरूरत ही नहीं है किसी चीज की दुनिया में, ये है तो काफी है। और यही मोहब्बत और रिश्ते की असली सच्चाई है। और ये पता है क्या, एक शेर मैंने कहीं पढ़ा था कि ये तो शायरी ने सजा रखी है मोहब्बत, वरना मोहब्बत इतनी भी हसीन नहीं। हमने लफ्जों को सजा के रखा हुआ है कि यार ये हर दिन नहीं होते मोहब्बत के अच्छे, जिंदगी है, बुरे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन उस रिश्ते को ना आपको ये कह के संभालना है कि यार बहुत बुरा वक्त था, लेकिन हमने इस वक्त को देखा, हाथ में हाथ लिया, और we did it, we made it, it was hard but we made it, और हमने इसको साथ में किया। तो आपको बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ना है। और मेरा प्यार ऐसा है कि यार मेरे को एक्चुअल में अपनी जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी दोस्त, किसी इंसान, किसी काम, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बिकॉज जैसे मैं प्यार करती हूँ ना, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जिसको ये पता है कि यार मैं अगर उदास हूं तो मैं क्यों हूं और मेरा मूड कैसे शिफ्ट करना है। और मुझे ये पता है कि अगर वो शांत है तो वो शांत क्यों है, और उसको कब तक शांत रहने देना है, और अब ये बोलना है कि चलो उठो गोलगप्पे खा के आते हैं। सिंपल सा मोटिव है लाइफ का। क्यों इतना भागना है, क्यों इतना टेंशन लेना है? हम ना लाइफ को ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, टेंशन 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 टेंशन, भागे जा रहे हैं रेस में, लेकिन भागने से सिर्फ सांस ही फूलती है। तो अपनी स्पीड पे चलो ना। कोई चीज बुरी हो गई है, कुछ टेंशन है, बुरा वक्त है, आता है जाता है, लेकिन ये याद रखो कि ये वक्त गुजर जाएगा। आप अगर उदास हो तो गुजर जाएगा, खुश हो तो गुजर जाएगा। न्यूट्रल रहो। मैं बहुत ज्यादा न्यूट्रल फेज में रहती हूँ। अगर मतलब मैं खुश भी हूं तो मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होती हूँ, ठीक है, इतना ही। मैं हंस लूंगी बट दैट्स इट। नेक्स्ट टू मतलब अगले इमोशन पे मैं चली जाऊंगी। उदास हूं, फील किया, ग्रीफ है, फील किया, ठीक है, अब क्या? कब तक होल्ड करना है? कब तक बैठे रहना है अंधेरे में? लाइट ऑन करो, देखो, जाओ आगे। तो हमारा रिलेशनशिप ऐसा है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा करते हैं। ना वो इज्जत की सीमा कभी बंद कमरे में टूटेगी, ना बाहर दुनिया में टूटेगी। जो इंसान आपकी बाहर इज्जत नहीं कर सकता, वो आपके अंदर इज्जत नहीं कर सकता। जो आपके अंदर कमरे में इज्जत नहीं कर सकता, वो होता ना कि आप एकदम लबी डबी घूम रहे हैं रिलेशनशिप्स में हाथ पकड़ के दुनिया के सामने, अंदर आके तू तड़ाक चल रहा है, गाली गलौज चल रहा है। नहीं, रिलेशनशिप का सबसे पहला पिलर होता है रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी। बिकॉज एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील यार यहाँ तो लिमिट क्रॉस हो गई, इससे तो मेरे को कुछ ज्यादा बड़ी गाली दे दी। आजकल बड़ा आसान है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए तो ऑब्वियसली बहुत आसान था पहले भी, लड़कियों के लिए बहुत आसान है गाली देना। जबान पे रहता है, माँ बहन भाई सब रहता है। भाइयों के लिए तो खैर गाली ही नहीं बनी यार, आदमियों के लिए कोई गाली ही नहीं सोसाइटी सब। लेकिन ये सोचो, लड़कियां गाली का मतलब नहीं समझ रही हैं। आदमी को गाली दे रही हैं, तेरी बहन डैश, हाउ विल यू डू दैट? प्रैक्टिकल साइड सोची नहीं, बस देना है। आपको कूल दिखना है, आपको अपने आप को ऊपर दिखाना है। ब्रो आई कैन ऑल्सो गिव, आई कैन ऑल्सो अब्यूज। रिलेशनशिप रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती पे चलती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी स्किन जो है उसमें झुर्रियाँ आएंगी,
आप खूबसूरत नहीं रहोगे, आप जवान नहीं रहोगे, आप बूढ़े हो जाओगे, रोमांस एंड सेक्स जिंदगी भर नहीं चलेगा। ये वक्त आएगा जब आप एक दूसरे को सिर्फ समझना और सुनना चाहोगे। उस रिश्ते की बुनियाद रखो। अगर बुनियाद सिर्फ फिजिकल है, कुछ कुछ समय की है, कुछ समय की, लॉन्ग टर्म नहीं है। कब तक कर लोगे, कितना कर लोगे? एक वक्त के बाद आके होगा ना फील। ट्रू। और यही रिश्ता बाकी परिवार वालों से कैसे? यार मेरे लिए ना पेरेंट्स इन लॉ मतलब ऐसा कोई टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, आदि के पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, वो भी माँ बाप हैं, ये भी माँ बाप हैं, दोनों माँ बाप हैं। देर इज लो कि मैं इधर बोल रही हूँ कि इधर मम्मी बोल रही हूँ, इधर मम्मी जी बोल रही हूँ, इधर भी मम्मी है उधर भी मम्मी है, इधर भी पापा है उधर भी पापा है। वो ये नहीं आएगा कि ये मेरा ससुर है, ये मेरी नंद है, ये मेरा दमा वो क्या बोलते हैं सास है, और ये वाले रिश्ते नहीं है। मेरे माँ है, मेरे बाप हैं, क्योंकि वो आदि के माँ बाप हैं तो वो मेरे भी माँ बाप हैं। मेरे ससुर, मैं ये बात बहुत ज़्यादा ऑन कैमरा नहीं बोलती हूँ, वो अगर किसी से बात करते ना मेरे बारे में कि मैंने उनको कुछ सलाह दी है, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि अच्छा बेटी साथ में बैठी हुई थी उन्होंने ये बात बोली है। मेरा नाम नहीं लेंगे, बहू नहीं बोलेंगे, बेटी बोलेंगे। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि जो इंसान एक अनजान लड़की को अपने घर में लेके आ रहा है ये समझ के कि अभी मेरा घर संभालेगी और मेरे परिवार को परिवार बना के रखेगी, तो उस लड़की की जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार को परिवार बना के रखा जाए। आप अपने पापा और मम्मी की गालियां सुन लेते हो, मार खा लेते हो, आप सब कुछ सुन लेते हो, बट उनकी एक ऊंची आवाज नहीं सुन पाते हो, उनका एक ताना या उनका एक सलाह नहीं सुन पाते हो, क्योंकि वो तो सास ससुर है। आप अपनी बहन का इंटरफेरेंस आपके वार्डरोब में, आपके लाइफ में, आपके फोन में, हर जगह झेल लोगे, बट नंद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो तो इन लॉ है। कानून ने बोला है ना सिस्टर है, मैंने तो नहीं माना सिस्टर है। जब दिमाग से हटाओगे ना कि इन लॉ नहीं है, इन रियल है, तो वो इन रियल होगा। तो माँ बाप भाई बहन दोनों तरफ एक जैसे होते हैं, दिल से मानना जरूरी है। तो मेरे लिए परिवार परिवार की तरह ही रहे तो अच्छा है, और मैं उसी फिलॉसफी पे उसी चीज पे चलती हूँ। मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं नहीं ज्यादा बातचीत करती हूँ। कोई बोल रहा है कुछ, मैं सुन लूंगी। अगर मेरा ओपिनियन देना बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं बोलूंगी, अदरवाइज उनकी अपनी सर्टेन लाइफ की फिलॉसफीज हैं, डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरियाज हैं, उनको अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलने दो। डोंट इंटरफेयर। और इंटरफेयर करने के बाद ये मत बोलो कि यार मेरे को डिसीजन लेने नहीं देते, मेरे को तो ये नहीं करने देते। सुनो समझो, अगर कोई चीज बेहतरी के लिए है तो आप अडेप्ट करो, उनकी बेहतरी के लिए तो आप एडवाइस दो। चीजों को हल किया जा सकता है, मैटर ऑफ डिस्कशन को डिबेट बनाया जाता है, तब रिश्ते खराब होते हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर मर्द है, सबसे बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड होना भी चाहिए। आदि इज लाइक यार, इस इंसान को ना पता है। आप बाहर घूम के आ जाओ भाई थोड़ी नहीं हम सुनते हैं। मैं इनके मुंह पे कभी इनकी तारीफ नहीं करती हूँ, बट ही डिजर्व्स टू ट्रू। मैं अपनी जिंदगी में जितने भी आदमियों से टकराई हूँ, सब सब बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, मेरा पति आदि, वो एक्चुअल में मेरे लिए भगवान है। बिकॉज भगवान आके आपको आसमान से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बट वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। आई जस्ट लव हिम फॉर द वे ही इज। वो जैसे हैं, कभी हंसते हैं, कभी एकदम ही फ्यूरियस हो जाते हैं बहुत जल्दी। हरियाणा का आदमी कैसे होता है कि तुरंत गुस्सा, तुरंत एकदम डाउन, एंड दैट इज मैन। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि
इन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया। अच्छा, ये स्टोरी इंस्टा से शुरू हुई थी? वी हैव अ इंस्टाग्राम रिलेशनशिप, ही डीएम्ड मी। मेरी एक रील इन्होंने कोई देखी थी, ओके। इट वाज सेइंग कि प्यार बस प्यार होता है, ना कम ना ज्यादा। हम अक्सर पूछते हैं कि प्यार कितना प्यार करते हो मुझसे, देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो मेजरमेंट्स, वो बस प्यार होता है, ना कम ना ज्यादा। तो वो लाइन आदि भाई के दिल के पार गई। वो उन्होंने देखी एंड ही डीएम्ड मी, हाय लवली, है सच अ लवली वर्ड्स, लवली वॉइस, एकदम चिट्ठा, हर हर लाइन में लवली लवली, 3 बार लवली आ रहे हैं उसमें। आई डोंट नो क्या, उस टाइम में चैट जीपीटी भी नहीं था जब मैं बोलती कि इन्होंने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया होगा। ही टेक्स्टेड मी, मैंने 2 दिन बाद रिप्लाई किया, दिस थैंक्स आदि। एंड बस हम दोस्त बन गए, हम बहुत फ्रीक्वेंटली बात नहीं किया हमने, कि मैंने इनको फॉलो बैक कर लिया बिकॉज बहुत हैंडसम थे। आई जस्ट मैं वही पिघल गई, मैं फिसल गई वहां पे कि यार इतना हैंडसम लड़का मेरे को कर, इसको तो मैं नहीं जाने दूंगी। दो मैं मतलब वो होता ना कि लड़की कभी एकदम सामने से नहीं बोलती कि लड़का एकदम चढ़ जाएगा, उसको लगेगा यार ये चेप हो रही है ना, लड़का बोलता है जल्दी से अपने इमोशंस, कि लगे कि यार मैं चेप हो रहा हूँ, कहीं वो गलत ना समझ ले। सेम हमारा था, हम दोस्त वाले जोन में थे। एंड वो दोस्ती से कब वो पता ही नहीं लगा कि हम लोगों को ये लगने लगे कि यार तुम ही हो जो समझ सकते हो मुझे। एक दूसरे में से किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया, किसी ने नहीं। आई वॉज वर्किंग इन हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल बैकग्राउंड से हूँ, मार्केटिंग में मैं डिजिटल मार्केटिंग की हेड थी। आई वॉज लीडिंग 3 हॉस्पिटल्स, बहुत स्ट्रेस काम का, 9 to 5 जॉब मैंने देखा है, मुझे पता है भाई इतना कोई टेंशन नहीं होता जितना हम बताते हैं, इतना कोई काम नहीं होता कि भाई मैं आके घर में ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। आपको आधे घंटे का रेस्ट चाहिए होता है अपने आप को जोन आउट करने के लिए, देन यू कैन गो टू वर्क अगेन, ऑब्वियसली तुम कर सकते हो, इट इज नॉट दैट हार्ड। अब आदि वाज लाइक यार ठीक है, मेरे को वो एक दिन एक गिफ्ट आता है, बिकॉज ऑब्वियसली ही नोज द एड्रेस, दोस्त है, उसको पता है कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ, हॉस्पिटल का ही एड्रेस ऑब्वियसली। मेरे पास में एक छोटा सा टेडीज आते हैं, इधर एक लड़का है, इधर एक लड़की है। लड़का अपने घुटनों पे बैठा हुआ है रिंग लेके, अच्छा। इधर लड़की है फूल लेके खड़ी हुई, इतने से टेडीज हैं। आई गिव यू द फोटोग्राफ एज वेल, ठीक है। उसमें एक नोट है, माई डियर लवलू ठीक है, आई एम सो थैंकफुल दैट यू आर इन माई लाइफ, प्लीज से यस। एंड मैंने एवे ही, इन्होंने मुंह से नहीं बोला कुछ भी, मैंने स्नैप लगाई, इट्स अ यस दुनिया को दिखाने के लिए। ओके। एंड दैट वाज इट। इन्होंने अपने घर पे बताया, मैंने अपने घर पे बताया। मेरे घर पे ऑब्वियसली मैं ब्राह्मण हूँ, तो बहुत बहुत क्लैशेस हुए, नहीं करने देंगे, बुलाओ लड़के को, इनको गालियाँ सुनाई, इनको बहुत कुछ सुनाया, बुलाओ उसको बॉम्बे से, हम मिलेंगे, और हमारी बेटी का पीछा छोड़, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन अ मिडिल क्लास फैमिली, सब कुछ हुआ, वायलेंस से लेके अब्यूज से लेके सब कुछ हुआ। ही वॉज लाइक मैं तो इसी से शादी करूंगा, आप पे जो होता हो वो कर लो, राजी से नहीं कराओगे भगा के ले जाऊंगा, मैं यही हूँ आप। ही वॉज दैट, करनी इसी से है। करनी इसी से ही है। लड़के अक्सर लड़कियों को परेशानी में देख के छोड़ के चले जाते, मुझे इतनी टेंशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे वहां से ना ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ डाउट रहता है कि यार है सही नहीं है सही नहीं। तो इन्होंने बोला ना कि मैं खड़ा हूं, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, आई एम देयर। मुझे वहां से लगा यार जब वो खड़ा है, वो था ना रिश्ते में आप ऐसे हाथ पकड़ के हो, दो। जब उसने टाइट पकड़ा हुआ है, देन मैं क्यों डाउट के चक्कर में अपनी पकड़ ढीली कर रही हूँ, मैं भी टाइट पकड़ के रखूंगी ना। उन्होंने ये बात बोली, पेरेंट्स मिलने के लिए एक दूसरे से मिले, माई पेरेंट्स वर लाइक स्ट्रिक्टली हम नहीं करेंगे, अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो मतलब नहीं। सुबह 12 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई है, हमारा 6 महीने का दोस्ती एंड रिलेशनशिप, एवरीथिंग वाज सब ऑफ कुछ हो गया इसमें। दैट 6 महीने ओनली। 6 महीने पहले दैट डीएम केम टू मी, एंड 6 महीने के बाद मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, बट दैट क्लिक्ड कि यार यही है इंसान, अपने को ज्यादा वो चिक चिक बाजी नहीं करनी कि मैं 10 साल तक इंतजार कर रही हूँ कि करियर सेटल होगा, ये होगा, कुछ नहीं होता। अब मेरे घर वाले गए मैं इनके फैमिली के पास, एंड बात चल रही है, इनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं बहुत सीधे से माँ बाप इनके भी, बट वो हरियाणा के हैं, एकदम घर में रखे हुए हैं गन्स वगैरह, लाइसेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं।
इनके पापा का सिंपल स्टेटमेंट था, देखो बहुत देर हो गई है, 12 से रात के 8 बज गए हैं। ओके 8 घंटे वो उस कॉन्वर्सेशन नो यस नो यस नो यस, ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर ना करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पापा ने बोला देखो भाई, मेरा लड़का राजी आपकी बेटी को पसंद करता है, आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है, कल को ये लेके भाग गया, मेरे पास मत आना, सबको गोली मार दूंगा। मेरे पास मेरी माँ का फोन आता है, कल 10 बजे तुझे देखने आ रहे हैं। I was like, ये चाहिए। यार अंकल कूल है। ब्रो मैं सोच रही, मैंने कहा मुझे देखने आ रहे हैं, मुझे नहीं पता दैट 8 घंटे का कन्वर्सेशन क्या है। ही टेक्स्टेड मी, सब ठीक है, डोंट वरी। मुझे तब तक नहीं पता क्या बात हुई क्या नहीं हुई, यू नो दैट हैव एक क्वेश्चन रहता दिमाग में। मैंने कहा ठीक। अगले दिन मैं यही सोच रही हूँ मैं सूट क्या पहनूं, लेकिन घर वालों के सामने उदास भी दिखना है, मुझे उसके सामने अच्छी बहू भी दिखना है। मुझे सबको मैनेज करना है। मुझे ये भी नहीं दिखाना कि मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा, एकदम मैं एकदम सातवें आसमान पे हूँ। इधर मुझे एकदम ऐसे तैयार भी होके जाना है, क्योंकि इनके पेरेंट्स मुझे पहली बार मिलने वाले हैं। एंड यू नो मैं वहां गई हूँ, इट इज ऑल्सो मैं पहली बार ही ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ गाइस। अब वहां पे जाके मेरे पेरेंट्स को लगा कि सिर्फ देखने आ रहे हैं, कि सिर्फ बातचीत होगी कि लड़की को नहीं मिला देख लेते हैं। इनके जो था ना वो गोद भराई के जो गिफ्ट्स होते हैं, फूलों की फलों की टोकरियां, वो गाड़ी में है। इनके गार्ड्स इनके साथ चलते हैं, उन्होंने गार्ड्स को बोला हुआ है जैसे ही अंदर बैठ जाए 5 मिनट लगाना, सारा सामान टेबल पे ले आना, बिकॉज हम घर नहीं मिल रहे थे, हम एक बाहर रेस्टोरेंट में मिल रहे थे, सारा सामान लेके आ जाना। अब मेरे घर वाले वाज लाइक कि अभी बैठे हैं, नमस्ते जी क्या लोगे खाने में, अच्छा आलू टिक्की, अच्छा बर्गर, आप क्या खाओगे, चाय, ठीक है, इतना ही अभी तक फाइनल हुआ है, ऑर्डर गया भी नहीं है देने के लिए। सारी टोकरी वोकरी आके सज गई हैं, टेबल्स भर गई हैं एकदम। मैं खुश। मैंने कहा यही होगा अब तो ये समाज ने जो देख लिया, ये लड़का तो मेरा है। ये लड़का। इनके पेरेंट्स ने बोला कर देते सब ठीक है। मेरे को मेरी सास है, मम्मी ने बोला सर पे डाल लो चुन्नी। मैं सूट तो पहन के गई थी। तेरा मैंने अपने मम्मी पापा की तो देखा भी नहीं। मैंने चुन्नी डाली, मैं ऐसे देख रही हूँ डर डर के। मैंने कहा ये ना बोल दे नीचे कर। नीचे कर। मैंने चुन्नी डाली और मैं बैठ गई, इनको बगल में चेयर पे लगा दिया। ठीक है, सारे रेस्टोरेंट वाले देख रहे हैं, मेरे हाथ में एक मिठाई का डब्बा, वो कुछ पैसे, एंड सडनली समथिंग चेंज्ड। मैं एक लड़की से बहू बन गई। एंड आई वाज लाइक यार कितनी टेंशन हमने देखी, कितना हम भागे, कितना हम रोए एक दूसरे के, लेकिन कितना लड़े, यू नो जो एक एक्सटेंड हो सकता ना किसी चीज का, हम अपने पेरेंट्स से उस लेवल तक लड़े हैं। यू कैन नॉट इवन इमेजिन एंड आई कैन नॉट इवन टेल दिस। और फिर लगा यार दैट्स इट, सॉल्व, वी मेड इट, हमने कर दिया। अब हमें जिंदगी में और किसी चीज के लिए नहीं लड़ना, बिकॉज हमने जो चीज परेशानी देख ली वो बहुत बड़ी थी। अब जो जिंदगी में आएगा वो बहुत छोटा होगा। हर चीज देख लेंगे यार, साथ होंगे तो सब हो जाएगा। दैट सेंस ऑफ बिलीफ मेक्स अ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, एंड यू नो वो बनाता है कि यार ये चलेगा, यहाँ आप बुढ़े हो सकते हो। दोनों साइड से होता है, दोनों को यू नो दैट पकड़ स्ट्रांग रखनी पड़ती है। दोनों को ये बोलना पड़ेगा कि कोई साथ दे ना दे, मैं खड़ा हूं, तुम डरो मत। आदि ने मेरे को वो सेंस ऑफ बिलीफ दिया, डरो मत, मैं खड़ा हूं यहीं पे, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, कोई कुछ भी बोलता रहे, आई एम देयर ओनली। वहां से मुझे भरोसा मिला, तो मैं भी जो करना है करवा। मैं नहीं कर रही हूँ किसी से शादी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स, यही है, ये नहीं तो कोई नहीं। एंड व्हेन यू हैव दैट फीलिंग इन योर माइंड ना कि ये नहीं तो कोई नहीं, तभी आप अपने पेरेंट्स से लड़ सकते हो, उन्हें मना सकते हो, आप चीज़ों को, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर, लंबा और यू नो दैट
इट विल वर्क। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही चाहिए, इसी के साथ रहना है। यही नहीं होगा तो कोई नहीं, दैट्स इट। किसी और से अगर घर वाले कैसे अरेंज मैरिज करा देते हैं यार, लड़कियां पागल बनाती हैं। घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी। मेकअप करवाया ना तुमने बैठ के, तैयार हुई ना, लहंगा खरीदा ना, शॉपिंग में गई ना मैडम साथ साथ, रो रही है, रे पापा नहीं मान रहे हैं, घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। कुछ नहीं होता, सब फिजूल ड्रामे। तुम ही चाह रहे हो कि वो अरेंज मैरिज हो, गो रिश्ते में ही मत जाओ। गो फॉर योर लाइफ। या तो फिर उसको मना ही कर दो कि यार देखो, मेरे पेरेंट्स तुमको, मतलब मुझको तो नहीं करेंगे, मैं तो उनकी प्यारी बेटी हूँ, तुम्हें मार देंगे। किसी और की जिंदगी क्यों बर्बाद करनी है? क्योंकि तुम्हें तो अभी मजे करने हैं, तुम्हें तो अभी लवी डबी करना है, तुम्हें तो अभी सब कुछ स्काईज पिंक एंड चॉकलेट्स बुकेज लाइफ। दिस इज ऑल नॉनसेंस कि पापा नहीं मानेंगे। यू नो इट इन योर हार्ट, पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे। या तो मनाने का हिम्मत रखो, गुदा रखो, या तो फिर करो ही मत। ये आपने बहुत प्रैक्टिकल बात बोली है कि एक लड़की को अगर ये 100% पता है कि उसकी फैमिली नहीं मानेगी, तो वो उस रास्ते पे चलेगी ही नहीं। फर्स्ट डे पे पता होता है। वो लड़कों को आना ही अलाउड नहीं करेगी अपनी जिंदगी में, पापा नहीं मानेंगे। पापा ने रिलेशनशिप अलाउड कर दिया, पापा ने मूवीज देखना, घूमना फिरना, पार्टीज में जाना सब अलाउड कर दिया। पापा ने बॉयफ्रेंड के साथ वैसे भी ओयोस में भी जाना अलाउड कर दिया। पापा अलाउड एवरीथिंग, बट शादी नहीं। पापा इज नॉट अलाउइंग फॉर मैरिज। पापा को क्यों बुरा मना रही हो बहन? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर वो दैट यू नो दैट कैपेसिटी नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स को मना पाओ या फिर स्टैंड ले पाओ। तुमको स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो प्यार मत करो, ड्रामा मत करो, दैट्स इट। अभी ना बहुत सारी चीजों में एक ये होने लगा है कि मैं ना शादी के बाद हम्म सिर्फ हस्बैंड के साथ रहूंगी, हम्म लॉज के साथ नहीं रहूंगी, फैमिली के साथ नहीं रहूंगी। हम्म अब ये ना पहले काफी बार होता था, तो थोड़ा सा ना इसके पीछे मेरे को लॉजिक भी समझ में आता था कि पहले ना जॉइंट फैमिलीज होती थी, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी। तो कहीं ना देखो लड़की के माँ बाप का भी ये सोचना कि यार हमारी बेटी ऐसे घर में जाए जहाँ उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड तो ना हो एटलीस्ट। लेकिन ये चीज शुरू यहाँ से हुई, ये सोच या ये पर्सपेक्टिव वहां से आया। अब ये इस लेवल पे आ गया है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, यानी कि मैं, मेरा पति और कल को मेरे बच्चे होंगे वो। अगर कोई लड़की ये बात बोल रही है ना, तो पहली बात तो उस लड़की से शादी मत करो। बच्चा नहीं हुआ, छोड़ दो। मैं बोल रही हूँ ये बात, छोड़ दो। फिर क्यों नहीं रह सकता माँ बाप के साथ में? प्रॉब्लम क्या है? मैं भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ। अरे तो भाई, कन्यादान की प्रथा क्यों बनाई गई? क्योंकि एक लड़की का गोत्रदान हो सकता है। एक लड़के को अपने बाप को मुखाग्नि देनी होती है। लड़का नहीं जा सकता छोड़ के, उसका दान नहीं हो सकता है। लड़की का हो सकता है, क्योंकि अगर लड़की अपने बाप को मुखाग्नि देगी तो उस बाप को मोक्ष नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और फिर पितृदोष के प्रॉब्लम्स आते हैं। लिखा हुआ है, रीजन समझो। तुम छोड़ के आई हो तो क्या दुनिया की, प्लैनेट की पहली हो क्या? पहली तो नहीं हो, नॉट द फर्स्ट वन, नॉट फर्स्ट वन इन द यूनिवर्स। पार्वती माँ अपना घर छोड़ के, महल छोड़ के शिव जी के पास गई थी। उन्होंने तो नहीं बोला कि मैं अपना महल क्यों छोड़ूं, मैं तो यहाँ की राजकुमारी हूँ। मैं क्यों ऐसी जगह पे जाके रहूं पहाड़ों के बीच में, जहाँ पे तुम अपने गले में नाग लेके चलते हो, मुंड की माला पहनते हो, भस्म अपने शरीर पे लगाते हो और तुम्हारे आसपास सिर्फ प्रेत घूमते हैं। उन्होंने तो नहीं बोला कि मुझे एक महल चाहिए। सती अपने पिता से लड़के, महाराज दक्ष से लड़के शिव जी के ले गई। उन्होंने तो नहीं बोला कि मैं क्यों लड़ूं अपने पापा से, मेरे पापा तो बहुत उसूलों के पक्के हैं, उन्हें तो एक राजकुमारी चाहिए था। आपको पता है भगवान चाहिए, लेकिन आपको भगवान से सीखना नहीं है। लड़कियों की प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना चाह रही हैं, उन्होंने निभाया नहीं है। जो लड़की आज तक माँ नहीं बनी है ना,
वो इस बात के भाषण देने लग जाएगी कि अरे बच्चा करना बहुत मुश्किल है, बच्चों के डायपर्स चेंज करना, बच्चा पालना बहुत मुश्किल है, मैं कैसे घर का काम संभालूंगी। तुमने वो एक्सपीरियंस तक नहीं किया है, और अगर एक्सपीरियंस कर भी लिया है देन तुम तो उस इमोशन में प्रॉपर है। मदरहुड इज द द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। आपको उतना बनाया कि आप एक घर संभाल सकते हो, आप एक एक जीवन अपनी कोख में रख सकते हो। हम रिश्तों से भागना, जिम्मेदारियों से भागना सीख रहे हैं, उनको निभाना नहीं सीख रहे। हमें पता है कि बच्चा नहीं पाल पाएंगे, नैनी रख लो, ठीक है। अगर बच्चा करना ही नहीं है, फिगर खराब हो जाएगा, ठीक है, सरोगेसी इज ऑल्सो द ऑप्शन। क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? एक वक्त आएगा जब इस समाज में ना शादियां होंगी ना रिश्ते बनेंगे। लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ओके मैं तुम्हारे साथ 6 महीने के लिए हूँ, जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, ओके सारे इमोशंस देखूंगा, एंड देन ओके मूव ऑन, दैट्स इट। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स होंगी, नॉट द रियल रिलेशनशिप्स। और ये वेस्ट में होने भी लग गई हैं अब। यार हम लोग पता है वेस्ट से इंस्पायर्ड हैं। इट इज ओके टू गेट इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर। दे आर कूल, दे आर गुड, दे आर वेरी फॉरवर्ड। वो बहुत आगे निकल चुके हैं। बट एटलीस्ट सी ना कि आप कौन सी सोसाइटी में रहते हो। True. आपके जितना एक स्टेट का पॉपुलेशन है, उनका वो कंट्री का पॉपुलेशन है। तो आप वो देखो कि उनके पास उतना नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो वो उस तरीके से लाइफ जी रही हैं। उनको पता है वहाँ के वेस्ट के लोग जो हैं वो सिर्फ काम करते हैं कि जी लेंगे। उनका यही है कि हम जीने के लिए काम कर रहे हैं, कि हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारी पूरी हो जाएं, द नीड्स आर इनफ, दैट्स इट। हम लोग काम करने के लिए जी रहे हैं कि हम पूरा जिंदगी काम करते रहेंगे, भागते रहेंगे, सोचना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है, घर बनाना है, प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी बनानी है, सोना खरीदना है, ये करना है, वो करना है। जीना भूल गए। वेस्ट से इंस्पायर होना ठीक है, बट ये भी देखो कि आप रह कहाँ रहे हो। अब एक ना काफी बार देखने को मिल रही है एक चीज कि हस्बैंड ने वाइफ को पढ़ाया लिखाया, है ना, मेहनत की कि एक गरीब सा मजदूर था या एक मिडिल क्लास आदमी था, और वाइफ की फिर एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग गई। जैसी जॉब लगी, रफू चक्कर, गायब, हस्बैंड को छोड़ दिया। इनफैक्ट कई केसेस ऐसे आए कि बच्चों तक को छोड़ दिया। तो ऐसा क्यों होता है कि लड़की ना, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब लड़की ज्यादा कमाने लग जाती है, लड़की का स्टेटस फाइनेंशियली ऊपर चला जाता है मेल से, तो वो अपने से लो स्टेटस के मेल को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लड़कियों को शर्म आती है। अगर वो महंगी गाड़ी में नहीं बैठी हैं, वो महंगे कपड़े नहीं पहन रही हैं, वो अपनी गोदी में बच्चा लेके घूम रही हैं, या फिर बच्चों के डायपर्स चेंज कर रही हैं, उनका पति जो है वो भद्दा दिखता है या मोटा दिखता है या नाटा है, उनको शर्म आती है। वो चीज़ों को एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करना नहीं जानती हैं। वो चीज़ों को उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाना और उनसे एम्बैरस होना जानती हैं। लड़कियां यार पता है क्या है प्रॉब्लम? ये हो गई ना कि बहुत ज़्यादा ओवर एस्पायरिंग हो गई है, ओवर डिमांडिंग हो गई हैं और ओवर एक्सपेक्टिंग हो गई हैं। वो एक ऐसी फिल्म देख के रिलेशनशिप को रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करती हैं जो कि रियल है ही नहीं। एक सेट बनाया गया जहाँ पे कहानी दिखाई गई कि ओके लड़का लड़की के बीच में प्रॉब्लम्स थी, लड़का लड़की मिले, शादी, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। बट लाइफ डजंट एंड हियर। मतलब हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको घर बनाना है, आपको बच्चे करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, बढ़ाना है, उनकी शादी करनी है, उनको सेटल करना है, अपना भी एक ऐसा लाइफस्टाइल देखना है कि आपके रिटायरमेंट्स के भी प्लान हो। दैट इज़ लाइफ। बट आप क्या देख रहे हो कि बस सुबह उठूंगी तो बेड टी मिलेगी, फिर उसके बाद में कोई आएगा जो मुंह में ब्रेकफास्ट भी डाल देगा, आपको उठा के तैयार भी कर देगा। देर आर मेकअप आर्टिस्ट रिवॉल्विंग अराउंड यू, देर आर पीपल रिवॉल्विंग अराउंड यू कि जो आपको बस प्रेज करते हुए घूम रहे हैं, जो आपको बस हमेशा ये बोल रहे हैं कि ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो इंटेलेक्चुअल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तारीफ सुननी है हर जगह पे, और जहां पे उनको लगता है कि नो
तो मैं एकदम आई एम द मैडम माया नाउ। उनको फिर ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो उनका बॉय लगे, असिस्टेंट लगे। एक लड़की का परिवार हमेशा, एक लड़का एक घर ढूंढता है जो उनसे ऊपर हो। अच्छा था पहले, अच्छा था, लेकिन अब भी एक लड़की की शादी इस बिना पे नहीं करवाई जाएगी कि लड़का अच्छा है। इंडियन सोसाइटी में आज भी एक लड़की की शादी इसी बिना पे करवाई जाएगी कि लड़के की नौकरी क्या है, महीने की तनख्वाह क्या है। आजकल तो नए टैंट्रम्स आ गए कि बैंक स्टेटमेंट्स भी चेक करते हैं, पापा की भी बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं कि ससुर के बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज कितनी है, लैंड बैंक कितना है, कार्स कौन से इस्तेमाल करते हैं, कार्स के साथ ड्राइवर है या नहीं है। आप रिश्ता बना रहे हो या बेटी बेच रहे हो, सिंपल सा पॉइंट ये है। एंड मेरे को एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट ये लगता है कि जो लोग ये सब देखते हैं उनके दिमाग में सिंपल एक बात रहती है कि जब रिश्ता तोड़ेंगे तो आधी प्रॉपर्टी इधर करनी है, क्योंकि रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है। हमको तो पता है कि रिश्ता तोड़ेंगे, डिवोर्स होगा, पेपर पे साइन करेंगे। जो रिश्ता पूरे समाज, परिवार, भगवान को साक्षी रख के बनाया गया था, उसको तोड़ने के लिए कागज की जरूरत लगती है, जस्ट अ सिग्नेचर। और वो सिग्नेचर सिर्फ ये नहीं कहता कि रिश्ता खत्म हुआ है। आपके समाज में इज्जत खत्म होती है, आपके इमोशंस खत्म होते हैं, आपका जो उस रिश्ते के अंदर, जैसे कहते हैं ना, एक खुद को जो आपने इन्वेस्ट किया होता है वो खत्म होता है, सब कुछ जाता है। और उस सब कुछ के साथ साथ जो एडिशनल जाता है ना, बोनस में, वो जाता है आधी प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस, एलिमनी। क्योंकि लड़कियां इंडिपेंडेंट है, एजुकेटेड हैं, बट वो अपनी जिंदगी में कमाना नहीं जानती हैं, उनको इजी मनी चाहिए। वो लड़का है ना, मुझे पालेगा, मेंटेनेंस देगा, मेरे महीने का खर्चा उठाएगा। तुम तो इंडिपेंडेंट थी ना, फेमिनिस्ट थी, एम्पावर्ड थी, एजुकेटेड थी, कहाँ गई डिग्री? कमाओ खाओ। वो लड़का जब कमा के खा के खुद के परिवार को भी चला रहा है, तुमको भी दे रहा है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी थी, रिश्ता खराब था, बंदे से नहीं बनी, परिवार से नहीं बनी, XYZ रीजन थे, खत्म करो, आगे बढ़ो। डिवोर्स ले लो, डिवोर्स लेने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। टॉक्सिक है, खत्म कर दो, प्रॉब्लम है, खत्म कर दो, ओके दैट्स इट। खत्म करने के बाद पैसा क्यों चाहिए मैडम? किस लिए चाहिए? अपना घर चलाने के लिए, अपने रेंट भरने के लिए। अगर कोई एक लड़की ऐसी ना, बिल्कुल गांव देहात की, जिसको ना कमाना आता है ना बोलना आता है, जिसको पता ही नहीं है क्या करना है अपनी जिंदगी में, वो अगर महीने का मेंटेनेंस मांगे तो समझ में आता है। उसका पति भी खुशी खुशी देगा कि यार बेचारी करेगी क्या। लेकिन वो मैडम जिसके खुद की भी प्रॉपर्टी है, बाप का घर भी है, सब कुछ है, उस मैडम को आधी प्रॉपर्टी चाहिए। 50 लाख 1 करोड़ रुपए तो ऐसे मुंह खोल के मांगते हैं मेंटेनेंस और एलिमनी में, जैसे उनका बाप और उनके दादा यहाँ पे छोड़ के गए थे उस बेटे के पास में। वो लड़की, जब उस लड़के के माँ बाप मेहनत करके वो घर बना रहे थे, वो रिश्ता बना रहे थे, बच्चों को पाल रहे थे, पढ़ा रहे थे, वो वहां कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। बट अब मैडम शादी करके आ गई है, तब उस लड़की को वो पूरी मेहनत से बनाया गया जो रिजल्ट था उसमें आधा चाहिए, क्योंकि बहू है, हक बनता है, लीगल राइट है। वो लीगल राइट ये क्यों नहीं कहता कि बहू है तो ये भी समझे कि यार रिलेशनशिप्स में सिर्फ सुख में साथी नहीं बनना होता है, दुख का भी साथी बनना होता है। इट इज नॉट ओनली लव 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 लव। हर तरीके का इमोशन आता रिश्ते में। गुस्सा भी आएगा, इंसान परेशान भी होगा, उदास भी होगा, फ्रस्ट्रेट भी होगा। इंसान है ना, तुम उसका परेशानी में साथ नहीं दे सकती। तुमको पता है ना वो कितनी मेहनत से कमाता है, उसके घर में कितना पैसा आता है, कितना नहीं आता है, उसका घर कैसे चल रहा है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। तुम फिर बोल रहे हो यार आई डोंट नो, अगर उस लड़के की कमाई 10,000 भी है ना, तो उसमें से मुझे 8,000 रुपये चाहिए मेंटेनेंस। ऐसे केसेस हैं और ऐसे केसेस हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, इट इज ऑन रिकॉर्ड्स। अगर वो लड़का 8,000 तुमको दे देगा तो वो 2,000 रुपये में घर चला लेगा। तुम्हारा 8,000 में नहीं चल रहा, वो 2,000 में चला लेगा। जहाँ पे उसका बाप बूढ़ा हो रहा है,
जहाँ पे उसकी माँ बीमार है, उसकी माँ अब नहीं कर सकती है घर के सारे काम, उस लड़के का अपना रिश्ता टूट गया है, वो खुद इमोशनली सैटर हो गया है और अब वो ये सोच रहा है कि मैं खुद को भी पालूं, अपने परिवार को भी पालूं, मेरे बच्चे को भी पालूं और इन मैडम को भी पालूं जिनका सिर्फ ईगो फंसा हुआ है और एक स्टेटस है कि एम्पावर्ड हूँ, एजुकेटेड हूँ, मेरा लीगल राइट है। ये जो आपने वर्ड यूज किया लीगल राइट, ये ना कानून कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बाइस्ड है। जब बायस नहीं है कार्तिक, अपाहिज है। True. हमारा कानून लड़कियों को दिया गया था, बनाया गया था बिकॉज देयर वर टाइम जहाँ पे गलत होता था। अब वो टाइम चला हो गया है, चला गया है, खत्म हो गया है। कुछ केसेस होते हैं बट अब ये भी देखिए कि अब जिसको ज़रूरत है उसको भी सिक्योर किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर जजेस को ये बात पता है कि मिसयूज हो रहा है, मैं एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करती हूँ। आई कैन नॉट बी अ लॉयर, आई कैन नॉट बी एडवोकेट, बट एज अ एडवाइज़र अगर मैं एक लॉ को एक चीज़ बोल सकूँ, आपके पास कोई एप्लीकेशन आ रही है ना डिवोर्स की, एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट बैठाओ, दोनों की पर्सनल काउंसलिंग करवाओ, उनसे पूछो रिश्ता तोड़ने की वजह क्या है, दोनों का इमोशनल टेंडेंसी चेक करो, आपको अपने आप पता लग जाएगा गलत कौन था। और जब आपको पता है कि लड़का गलत है तो ऑब्वियसली जो लड़की का हक बनता है, जो लड़की के प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करो। लेकिन अगर आपको पता है कि लड़की की सिर्फ अना बीच में आ रही है, उसका घमंड बीच में आ रहा है, उसको प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज़ से कि माँ बाप साथ नहीं रहने चाहिए, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मेरे पे रोक टोक लगाते हैं, अगर उसकी वो टेंडेंसी है कि ना मैं सबको बर्बाद करके दिखाऊंगी, वो काउंसलर ये साइन करके देखे कि ठीक है डिवोर्स ले लो, बट नो एलिमनी, नो मेंटेनेंस, कॉन्सेप्ट खत्म करो एलिमनी या मेंटेनेंस का। कितने लड़कों का परिवार बर्बाद हो गया, कितने लड़के बर्बाद हो गए सिचुएशन में क्या, पूरी जिंदगी की कमाई पहले शादी में लगाई, अब वो शादी को तोड़ने में लगाई। कहाँ से करें यार, मिडिल क्लास लोग हैं ना। तुम अगर होते पैदा एकदम बिजनेस टाइकून्स के घर में, अंबानी अडानी के घर में, तुम बोलते अच्छे लगते कि 50 लाख 30 लाख रुपए दे दो, तुम करोगे क्या उस पैसे का? करना क्या, लाइफ बनाओ ना, पढ़े हो, True. कमाई करिए ना, कमाओ और खाओ। इंडिपेंडेंट कहते हो खुद को, कमाओ और खाओ। दूसरे के भरोसे मत करो कि दूसरा इंसान मेरा घर चलाएगा और मैं उसको बदनाम भी करूंगी, बेइज्जत भी करूंगी और बर्बाद कर दूंगी। खत्म। आई रिक्वेस्ट टू कैंसिल द कल्चर ऑफ एलिमनी एंड मेंटेनेंस। इसमें ना अब एक चीज उठाई जाती है कि फिर दहेज, अरे दहेज यार, भी तो है, दहेज लेते क्यों हैं? माँ बाप ने खुशी खुशी दिया ना, अगर पहले मांगा होता तो शादी मत करो। यू नो अगर शादी रिश्ता जब तय हुआ है, लड़के के घर वाले दहेज मांग रहे हैं, तो यू नो द टेंडेंसी कि दे आर मेटेरियलिस्टिक पीपल, दे कैन डू एनीथिंग टू माई डॉटर। ये मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं बिकॉज इनको पैसा मायने रखता है। लड़के को अगर पैसा मायने रखता है, दे आर नॉट लुकिंग फॉर द डॉटर ओनली, दे आर नॉट लुकिंग फॉर द पर्सन ओनली जो उनका घर आके बसाए, तो रिश्ता ही मत करो। और अगर खुशी खुशी दे रहे हो, लगन में एकदम पर्चा लेके सुना रहे हो, तुम वीडियो बनवा रहे हो कि हमने तो ये दिया, गाड़ी दिया, सोना दिया, देन उसको फिर काउंट मत करो बिकॉज लड़के का भी इक्वल खर्चा होता है शादी में। इट इज़ नॉट ओनली कि बेटे मतलब बेटी का ही खर्चा हुआ है शादी में, बेटी के बाप ने दहेज, ऑब्वियसली होता है यार, बेटी का बाप करता है, वो बेटी भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, खर्च, बेटे का बाप भी तो रिसेप्शन कर रहा है ना, लगन कर रहा है ना। तुमने तो एक दिन में फंक्शन करा, खत्म कर दिया, दैट्स इट। वो बेटे का बाप तो उसको जिंदगी भर पालने के लिए लेके आ रहा है ना, उसके लाइफस्टाइल, अब तो वो बड़ी हो गई, उसके खर्चे बढ़ गए, उसके लाइफस्टाइल, अब तो मतलब अगर वो लड़की सेल से कपड़े खरीदती होगी तो अब वो सीधा मॉल में जाएगी, बिकॉज उसकी शादी हो गई है। शी हैज़ दैट सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि मेरा पति तो मेरे को एकदम रानियों की तरह बना के रखेगा, चाहे वो अपने घर में खुद मेड की तरह रहती होगी। अनरियल एक्सपेक्टेशंस आर किलिंग द रिलेशनशिप्स। और इसी में ना एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है कि बात सिर्फ एलिमनी या पैसे तक नहीं रहती। ये एक ऐसी चीज है जो शायद इंसान फिर भी झेल ले। काफी लड़कियां इस हद को भी पार कर जाती हैं कि फिर फेक एलिगेशंस आते हैं और वो पूरी फैमिली पे आते हैं। 80 साल के ससुर पे भी आ रहे हैं, है ना, एक यंग सा देवर है उस पे भी आ रहे हैं, और दूर दूर के रिश्तेदार सब पे आ रहे हैं। एक बहुत शॉकिंग केस बताऊं। बिल्कुल। आई मेट अ बॉय, 6 महीने हुए शादी को, उनकी शादी बहुत ज़बरदस्ती, मतलब अरेंज मैरिज थी, ऑब्वियसली हिमाचल का लड़का था,
उसकी शादी बिकॉज उसकी भाभी के गांव की ही लड़की थी, तो भाभी ने कहा हमारे गांव की है, तो वो इतना छानबीन नहीं किया, शादी हो गई। शादी के एटलीस्ट 2 महीने बाद उनके लड़की के पेरेंट्स ने एकदम जिद कर दी कि शादी रजिस्टर कराओ, रजिस्टर कराओ, रजिस्टर, मतलब दे लाइक कि हम लड़की नहीं भेजेंगे आपके घर पे जब तक शादी रजिस्टर नहीं करवाओगे। लाइक यार इतना क्या, मतलब दिस इज नॉट इंडियन सोसाइटी में इतना नहीं होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कितना पीछे भाग, डाइसी सा फील हुआ। थोड़ा डाइसी सा फील। लड़के ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन ही तो है, शादी तो रजिस्टर। लड़का गया, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन डेट 26 अगस्त को उसने शादी रजिस्टर करवाई है। 26 अगस्त को वो अपने घर गए, 27 अगस्त को लड़की ने पैकिंग करी, 28 अगस्त को घर। अब तो मैं जिसको डिवोर्स, मतलब अभी तो मैं जिससे शादी करनी है कर लो, मेरे को डिवोर्स दे दो, आई वॉन्ट 50 लाख रुपीज। द टेंडेंसी ऑफ गर्ल, और एंड इसमें उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। पेरेंट्स को इजी मनी दिख रहा है ना, एक साथ आएगा 50 लाख, भाई कौन कमाएगा जिंदगी भर। पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट गुड, सी पेरेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन, ह्यूमन कैन ऑल्सो बी गुड एंड बैड। आपका माँ और बाप है वो तो एकदम भगवान का, नो, माँ और बाप एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, और इंसान अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। True. तो डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली एनीवन, किसी को भी नहीं करना भरोसा अंधा करके। उस लड़की ने, जब लड़के ने बोला यार दिस इज रॉन्ग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो लड़की ने टू एंड फ्रो मचाया कि वो घर आती थी, मतलब ससुराल आती थी, लड़ती थी, सबसे झगड़ती थी, फिर जाती थी, 20 दिन अपने मायके रुकती थी, फिर 10 दिन आके लड़ती थी। 3 महीने ये काम किया सारा, 5 महीने हो गए शादी को। एक दिन बिल्कुल अपना सारा बैग वैग उठा के, सारे जेवरात लेके गई अपने मायके। वहाँ पे जाके नेक्स्ट डे उसने केसेस दर्ज करवाए, दैट वही फॉल्स डाउरी, फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस, और सबका नाम, बिकॉज डीवी और डाउरी के केस में सबका नाम खानदान का नाम लिखा जाता है, लॉ ही ऐसा है हमारा, ठीक है। उसमें जो सबसे शॉकिंग पार्ट था मेरे लिए, तुम बड़े बुजुर्ग, माँ बाप भाई बहन, चलो लिखवाओ कि चलो मारपीट की होगी, बुड्ढों ने कर ली होगी, तुम्हारे पार्टनर ने कर ली होगी, माँ बाप ने कर ली होगी, देवर ने कर ली होगी, मैंने मान लिया सबने मारपीट की। 2 साल के बच्चे के ऊपर भी उसका नाम लिखवाया। 2 साल का बच्चा उसको मोटी बोलता है, उसको गाली देता है, 2 साल के बच्चे का नाम है। यहां से लड़कियां खत्म हो चुकी हैं, और हमारा जो कानून है वो अपाहिज हो चुका है, क्योंकि पुलिस वालों ने ना, ओहो मैडम ने बोल दिया 2 साल के बच्चे ने भी मार पिटाई किया। उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। नहीं, हाथ नहीं बंधे हुए हैं। आप कोई चीज लिख रहे हो, आपके पास लॉ है, आपके यू आर पुलिस कौन है, प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। आप लड़की से एक बार क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना, मैम दिस इज रॉन्ग, यू कैन नॉट डू सो, ऐसा है तो आप एविडेंस लेके आओ प्लीज। सबका नाम लिखवा रहे हो, ऐसा है, पूरा स्टेटमेंट लिखा जाता है, इस दिन मेरे साथ इस इंसान ने ऐसे मार पिटाई करी, मेरे बाल खींच के लेके गए, मुझे ऐसे मारा, पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। दिस इज नॉट इसने मेरे साथ मार पिटाई की, दैट्स नो, इंसिडेंट आता है, ईच एंड एवरी इंसिडेंट मैं बहुत क्लोजली नोटिस कर चुकी हूँ। लड़कियां ये स्टेटमेंट देती हैं कि मेरा सपना पूरा हो गया तुम सबको थाने में लाके खड़े करने का। मेरे मुंह पे एक लड़की ने ये बात बोली थी। मेरे खुद के ऊपर 3 केसेस चल रहे हैं, दैट सेम, फेक डाउरी, फेक डोमेस्टिक वायलेंस, ईच एंड एवरी, आपके माय हस्बैंड, मी, चल रहे हैं हमारे। आई एम नॉट द पर्सन हु इज डूइंग दीज थिंग्स फॉर द कंटेंट। मैंने देखा है कि जब एक घर में डिवोर्स होता है ना, जब मामला थाने और कचहरी तक जाता है, तो वो सिर्फ कचहरी तक नहीं जाता, वो समाज में जाता है, और समाज में सबसे पहले इज्जत और करेक्टर उछलता है। लड़का तो होगा, वो तो आवारा था, हाँ उसकी सास तो है यार, वो बहुत घुन्नी है, उसने करी होगी अपने माँ बहू के साथ अत्याचार किया होगा, वो तो जला भी सकते हैं। उसका ससुर अरे बहुत बेकार आदमी है। एक इंसान जो पूरी इज्जत कमाने के लिए अपनी जिंदगी लगाता है ना, 1 सेकंड में एक कल की आई लड़की अपने एटीट्यूड, अपना जीरो जीरो इंटेलिजेंस, जीरो माइंड के चलते खत्म। और मैं कैसे कह दूं यार लड़के गलत हैं, मैं क्यों बोलूं लड़के गलत हैं। लड़कों ने सुसाइड कर लिया, लड़कियां फेक रेप का केस लगा रही हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर, एक टीचर थी
टीचर ने एक लड़के के ऊपर 19 साल के लड़के के ऊपर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया एंड देन उसको बोला कि तू मेरे को पैसा दे दे, नहीं तो मैं तुझे फंसा दूंगी, एंड देख मैं तेरे को बहुत इजीली फंसा सकती हूँ। उस लड़के ने वो जो थी अपनी पूरी उस लड़की के भाई, उस टीचर के भाई को भेजी कि तुम्हारी बहन ऐसे बोल रही। उसके भाई तक ने कुछ नहीं बोला, लड़की के भाई ने कि यार व्हाट आर यू डूइंग टू अ मैन, गलत है ना। उस लड़के ने 19 साल के लड़के ने सुसाइड कर ली रेप केस में फंसने से। तो बिकॉज आप रेप केस में, अगर आपके ऊपर रेप केस आज लगाए ना, जजमेंट सालों बाद आएगा, लेकिन आपको वर्डिक्ट सोसाइटी पहले ही दे देती है, यू आर अ रेपिस्ट। और सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली को। लड़कियों ने धंधा बनाया है इजी मनी का, सिर्फ इतना है। जिसके साथ गलत हो रहा है वो एक्चुअल में अपनी जबान खोल भी नहीं पा रही है बेचारी। उसको जरूरत है एम्पावर होने की, उसको जरूरत है ये समझने की नहीं मुझे उठ के खड़े होना है कि मुझे ये नहीं सहना है, मुझे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर आके खुद को संभालना है। सिर्फ इतना एम्पावरमेंट सिर्फ इतना होता है कि खुद को संभालना सीखो। खुद को संभालने की आड़ में दूसरों को बर्बाद करना बहुत आसान है। ये सीरियसली जो धंधे वाली बात आपने बोली है बहुत फैक्ट है। ये मैंने शायद पहले भी एक पॉडकास्ट में बोली है। मेरे ही कॉलेज की एक जूनियर है ना, गुड़गांव की बात है ये। उन्होंने 14 अलग अलग रेप केसेस लगाए हैं अलग अलग मेल्स पे, गुड़गांव के अलग अलग थानों में, और सेम स्टोरी कि इसने मुझे शादी का वादा किया। का झांसा दे के, अरे यार शादी का झांसा। एंड एक और केस था जिसने 7 अलग अलग स्टेट्स में जाके किया था। वो लड़की खुद मैरिड है, खुद उसका बच्चा भी है। यार शादी का झांसा तुमको एक इंसान देगा ना, तुम बोल रहे यार मैं प्यार में हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, एंड देन यू गेट फिजिकल, तुम कर लिया। तुम 5 आदमी के साथ 14 आदमी के साथ बैठी हो, इसके साथ भी शादी करूंगी, इसके साथ भी करूंगी, उसके साथ भी करूंगी, सबके साथ सेक्स करूंगी, कोई तो शादी कर लेगा। सबने झांसा दे दिया, सबने झांसा दे दिया। तुम दूध पीती बच्ची हो क्या कि कोई तुमको उठा के ले गया, चलो चलो चॉकलेट ले लो बेटा और चलो। शादी का झांसा, सीधा बोल दो ना, चलो पहले शादी कर लेते हैं, लेट्स डू अ कोर्ट मैरिज। अक्ल है ना, एजुकेटेड हो ना, कोर्ट में जा रही हो ना। जो लड़कियां झांसे में आती हैं वो दिख जाता है कि उनके साथ गलत होता है, और वो एक के झांसे में आती हैं। वो 36 के साथ सो के 36 के झांसे में आके ये नहीं बोलते कि मुझे 36 से शादी करनी थी और 36 ने मुझे धोखा दे दिया। पहले जो लड़कियां ऐसी होती थी उनको एक बाजार में रखा जाता था, उनकी एक अलग जगह थी, लोग जाते थे, पैसा देते थे, एंड मैं कहती हूँ बहुत सही होता था कि दे वर सर्टेन अ प्लेस जहाँ पे लोगों को अपनी फिजिकल डिजायर पूरी करनी है, पैसा दो करो और आ जाओ, दैट्स इट। फिजिकल डिजायर्स हैं हो सकती हैं, जिसके पास नहीं है, लड़की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो रेप तो नहीं कर रहा ना किसी का जाके। अगर वो आदमी किसी का रेप कर रहा होता जबरदस्ती जाके तो गलत होता। पैसा दे रहा है, कर रहा है, ठीक है, दैट्स इट। वो लड़की अपनी मर्जी से कर रही है। अब तुम तो समझदार हो, अब वो बाजार खुल चुका है। अब लड़कियों ने अपने आप को ही सोल प्रोप्राइटर बना लिया है। अब ये टॉपिक छिड़ा तो एक चीज और पूछना चाहूंगा। अभी ना कंटेंट क्रिएशन, जैसे हम बैठ के यहाँ कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक डिस्कशन चल रहा है। अभी ओनली फैंस आया वेस्ट में, ठीक है। ओनली फैंस में मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि हाँ आप अपनी चीजें वहां पर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बेचते हो, जिस लेवल के न्यूड या जो भी आपको करना है, ठीक। अब वो ट्रेंड धीरे धीरे करके इंडिया में भी आया, लेकिन इंडिया में ना अभी एक रिस्ट्रिक्शन है, एक पुशबैक फैक्टर लगता है। तो खुद की ऐप आई, माई ऐप करके, कि प्लीज कम टू माई ऐप, ओके। और उसके थ्रू बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और ये तो चलो फिर भी सेकेंडरी, हम इंस्टाग्राम पे ओपनली या किसी भी सोशल मीडिया पे ओपनली देख सकते हैं कि मतलब कंटेंट के नाम पे जो चीज परोसी जा रही है किस डायरेक्शन में जा रहा है और ये लड़कियों में क्यों आ रहा है, ये साइकोलॉजी समझनी जरूरी है। व्यूज मिल रहे हैं ना, जो सिर्फ हिप्स दिखा के नाच रही है। एक लड़की जो सिर्फ अपने कपड़े उतार के डांस कर रही है या फिर टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहन के डांस कर रही है, उसको व्यूज मिल रहे हैं। एंड वो लड़की 14 करोड़ का घर भी खरीद रही है, वो फरारी भी ले रही है, वो घूम भी रही है, शी इज हैविंग ए लेविश लाइफस्टाइल। और एक ऑन द अदर हैंड एक इंसान है, लड़की या लड़का, जो कि गीता के पाठ पर आ रहा है,
जो कि बच्चों को पढ़ना सिखा रहा है, जो ट्यूशन्स दे रहे हैं, जो एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, इंफोटेनमेंट बना रहे हैं। शेयर्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे? नो, हमको तो एंटरटेनमेंट चाहिए। पहले पॉर्न के लिए एक वेबसाइट होती थी, अब पॉर्न के लिए 30 सेकेंड रील फॉर्मेट है। सिंपल सा फंडा ये है। लड़कियों को दिख गया, अच्छा ठीक है, कपड़े उतारने ही तो हैं, कैमरा ही तो ऑन करना है, पैसे मिल रहे हैं, करोड़ों मिल रहे हैं, क्या मेरे को तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ना मुझे पढ़ना पड़ा, ना मुझे कमाना पड़ा, ना मुझे 9 to 5 नौकरी करनी पड़ी, ना मुझे घर संभालना पड़ा, ना मुझे रिश्ते संभालने पड़ेंगे। फोन सामने रखा, सिर्फ खत्म, मिलियन व्यूज, मिलियन पैसा, दैट्स इट। इजी सक्सेस, इजी मनी। सोसाइटी में एक आई थी जिसने स्टार्ट किया था, फिर एक और स्टेटमेंट आया था कि अगर एक लड़की ये कर रही है तो हर घर से ऐसी लड़कियां आएंगी। आई विल नॉट से द नेम,